हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रुचिका और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th सिविक्स का चैप्टर 2 जिसका नाम है फेडरलिज्म। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम पावर शेयरिंग का एक सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है, व्हाट इज़ फेडरलिज्म? Federalism is a system of government in which the power is divided between a central authority and a various constituent unit of the country। देखो बच्चों, ये फेडरलिज्म एक सिस्टम होता है गवर्नमेंट में जिसमें पावर को जो है डिवाइड किया जाता है सेंट्रल अथॉरिटी में और कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट होती हैं, छोटी यूनिट्स होती हैं हमारी कंट्री की, उसमें, ताकि पावर का मिसयूज़ किसी इंसान के द्वारा ना किया जाए, किसी अथॉरिटी द्वारा ना किया जाए। इसीलिए फेडरलिज्म को अगर हम इन शॉर्ट में बोलें, अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइड। ओके, अब हम इसके लेवल्स के बारे में बात करेंगे कि फेडरलिज्म में 2 लेवल्स होते हैं गवर्नमेंट में। ठीक है, वन इज द गवर्नमेंट फॉर द एंटायर country that is usually responsible for a few subject of common national interest। बच्चों, एक गवर्नमेंट इंटायर कंट्री के लिए बनाई जाती है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है केवल अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए, केवल वो नेशनल के बेस पे ही सारे काम करेगी, किसी इंडिविजुअल को नहीं देखेगी कि किसी की तबीयत खराब है या फिर एजुकेशन पॉलिसी, किसी इंडिविजुअल को नहीं देखेगी, केवल वो नेशन का डेवलपमेंट करेगी। ठीक है, दूसरा है द अदर्स आर गवर्नमेंट्स एट द लेवल ऑफ प्रोविंसेस और स्टेट्स दैट लुक आफ्टर मच ऑफ द डे टू डे एडमिनिस्ट्रिंग ऑफ देयर स्टेट। अब दूसरी गवर्नमेंट में ये होता है कि यहाँ पर पावर जो है डिवाइड होती है और लेवल ऑफ प्रोविंसेस, स्टेट को भी पावर्स दी जाती हैं ताकि वो अपनी डे टू डे अपने आप को एडमिनिस्टर करे, डे टू डे लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, स्टेट्स की प्रॉब्लम्स को देखें। अब हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। हमने बात किया फेडरलिज्म होता क्या है, काइंड्स कैसे होते हैं उसके, लेवल्स कैसे होते हैं उसके। अब हम बात करेंगे उसके फीचर्स के। देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। इसमें एक से एक या 2 से ज़्यादा गवर्नमेंट चलती हैं फेडरलिज्म के अंदर। कैसे चलती हैं हम आगे उसको देखेंगे। डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन बट ईच टीयर हैज़ इट्स ओन पावर। अब यहाँ पर देखेंगे कि जैसे मैंने ऊपर क्या बताया, 2 से ज़्यादा गवर्नमेंट रन होंगी कंट्री के अंदर, तो सारी गवर्नमेंट्स के अंदर अपने अपने पावर होंगी, सेम सिटीज़न को वो गवर्न करेंगे लेकिन अपनी अपनी पावर को यूज़ करके। फॉर एग्ज़ाम्पल, सेंटर में जैसे कोविड आया हमारे यहाँ, तो कोविड में स्टेट टू स्टेट था, सेंटर की अलग पावर थी, स्टेट की अलग पावर थी। किसी स्टेट में राशन फ्री दिया गया है, किसी स्टेट में राशन नहीं फ्री किया गया है, लेकिन सेंटर पे क्या बोला गया है कि पूरे इंडिया में लॉकडाउन लगेगा। तो उन्होंने क्या किया, तो ये सेंटर का डिसीजन था कि पूरे इंडिया पर वो अपनी पावर सेंटर के बेस पे यूज़ कर रहा है कि पूरे इंडिया पर, और स्टेट अपनी पावर कह रहा है कि मुझे राशन अपने स्टेट में देना है फ्री, ना कि दूसरे स्टेट में। तो इस तरह जो है पावर को वो यूज़ करते हैं। मैं एक ही हूँ, लॉकडाउन मेरे लिए एक है, ठीक है, किसने दिया ऑर्डर, इसका सेंटर ने दिया। अब मुझे राशन चाहिए तो कौन करेगा इसके लिए, सेंटर थोड़ी करेगी। मैं जिस स्टेट में रहूँगी वो फैसिलिटी मुझे स्टेट के द्वारा ही तो मिलेगी। तो कहने का मतलब ये है। jurisdiction of the respective levels of the government are specified in the constitution। अब जो लेवल ऑफ गवर्नमेंट काम करेगी वो सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा है कि वो किस तरह काम करेंगी और किसके क्या पावर हैं। ठीक है, सब सारा स्पेसिफाइड हो रखा है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज बाय द वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। आगे आप जाके पढ़ोगे कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कुछ चेंजेस लाने हैं तो उसके लिए बहुत लंबा प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि केवल एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट इसका डिसीजन नहीं ले सकती कि हाँ अब हम कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर दें। अब स्टेट गवर्नमेंट है, किसी को नहीं पसंद आया कि हमारा ये काम ऐसा होना चाहिए या दूसरी तरीके से होना चाहिए, तो वो जो है कॉन्स्टिट्यूशन ही चेंज कर दें। ऐसा नहीं हो सकता। हम लोगों को पूरा क्या कहते हैं, एक साथ मिलकर सबकी राय लेकर जब भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज आ सकता है।
Court have the power to interrupt the constitution and the powers of different level of government. कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, एज यू नो, इनके पास पावर्स होती है दूसरे दूसरे गवर्नमेंट को इंटरप्ट करना, उसके बारे में उसकी चीज़ों को निकालना, अगर उनमें कोई दिक्कत आ गई है तो उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करना, कोर्ट के पास ये पावर होती है। दूसरी पावर क्या है? सोर्सेज ऑफ revenue for each level of government as clearly specified to ensure its financial autonomy. अब जो भी स्टेट लेवल के पास रेवेन्यू जाएगा, पैसा जाएगा, इसकी श्योरिटी जो है वो सेंटर से हो जाती है, ठीक है। अपनी उसकी फाइनेंशियल एनाटॉमी होती है स्टूडेंट्स, एक अथॉरिटी है, वो जो है स्टेट को कितना रेवेन्यू देना है, कब देना है, कैसे देना है, वो सब फिक्स्ड होता है, एक स्पेसिफाइड उसका एक डॉक्यूमेंट्री एक तैयार रहती है। The federal system thus has dual objective to safeguard and promote unity of the country while at the same time to accommodate regional diversity. फेडरल सिस्टम के दो ऑब्जेक्टिव होते हैं, जैसे कि अपने कंट्री में यूनिटी को प्रमोट करना, सेफ गार्ड बनना, ताकि हर लोगों का राइट जो है सेफ रहे, है ना, उनको उनका राइट जो है कोई छीने ना। दूसरे टाइम पर रीजनल डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करना, विभिन्नता, अगर छोटी कास्ट, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, ये जो है इनको भी सारी फैसिलिटीज़ मिलना, इनके साथ भेदभाव ना होना, ये सब चीज़ें जो है फेडरल के अंदर आती हैं। अब हम देखेंगे काइंड्स क्या हैं इसके, काइंड्स ऑफ फेडरलिज्म। एक होता है कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म। इट इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट। एक इंडिपेंडेंट स्टेट जिसके ऊपर किसी का भी जोर दबाव नहीं है, ना सेंटर का ना ही किसी दूसरी गवर्नमेंट का, वो अपना जो है अपने तरीक़ों से, अपने रूल्स एंड रेगुलेशन से चलेंगी और उसे एक बिगर यूनिट बनाएंगी, लेकिन वो रहेंगी एक ही कंट्री के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यूएसए, स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रेलिया में ये होता है कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म। दूसरा है होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। अ लार्ज कंट्री डिसाइड टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट एंड द नेशनल गवर्नमेंट। यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट्स कि पावर जो है ऐसे डिवाइड होती है स्टेट के अंदर कि थोड़ी पावर सबको स्टेट्स को दे दी जाती है, लेकिन नेशनल सेंटर के पास भी पावर रहती है। यानी कहने का एक तरीका है कि सबको एक साथ लेकर चलने का। रूल्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन किसी स्टेट का अलग नहीं होगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है तो इंडिया ही बना रहेगा। हम ये नहीं कह सकते कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ उत्तर प्रदेश या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मध्य प्रदेश, एमपी, यूपी, यूके, इन सब का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। बस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी एक है, एक में लिखा है रूल्स एंड रेगुलेशन, सो वो सबको फॉलो करना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा इंडिया, देख सकते हैं स्पेन और बेल्जियम में भी तो यही हुआ। आपने ये थोड़ी कि आपने बिल्कुल अलग ही स्टेट कर दिया कि जाओ अपने रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करो। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया था, जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर में अगर पढ़ा हो तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज आया था। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा है? व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। क्या हमारी इंडिया को फेडरल कंट्री बनाता है? फेडरल कंट्री हम इंडिया को कैसे कह सकते हैं, अब हम इसमें पढ़ेंगे। पूरी इंडिया की जानकारी इसमें मिलेगी आपको कि हमारे इंडिया में कैसे कैसे होता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइडेड अ 2-tier सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, द यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटिंग द यूनियंस ऑफ इंडिया एंड द स्टेट गवर्नमेंट। अब देखो स्टूडेंट, कॉन्स्टिट्यूशन मैंने अभी बताया, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडिया का संविधान जो है 2 टियर प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट की। एक तो यूनियन, जिसको हम सेंट्रल भी बोलते हैं या सेंटर भी बोलते हैं, और रिप्रेजेंटिंग द यूनियंस ऑफ इंडिया। यूनियंस यानी आपने सुना है ना, यूनियन टेरिटरी जो होती हैं, चंडीगढ़ और अंडमान एंड निकोबार, इन सबको वो जो है प्रेजेंट करता है। और स्टेट गवर्नमेंट तो वो तो नॉर्मली है, वो अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगी। लेटर अ 3rd tier ऑफ फेडरलिज्म वाज एडिड इन द फॉर्म ऑफ पंचायत एंड म्यूनसिपल पार्टीज। अब देखो 3rd tier जो है ऐड किया गया है किसके फॉर्म में? म्यूनसिपैलिटीज़ और पंचायत में। अब देखो स्टूडेंट, हमारा इंडिया बहुत बड़ा है, ओके, उसके अंदर स्टेट्स हैं, स्टेट्स के अंदर सिटी हैं, ठीक है, स्टेट्स के अंदर सिटी नहीं है, सॉरी,
डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है, स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट के अंदर सिटी हैं, सिटी के अंदर टाउन्स हैं, कितना लंबा प्रोसेस है ये। तो उसके लिए आप बैठे हुए एक ही गवर्नमेंट तो उसे वो नहीं चला नहीं सकती, उसके लिए हमारे पास टीयर होने चाहिए कि हाँ हर किसी के पास अगर फैसिलिटी पहुंचानी है तो उसके पास जो है एक टीयर होना चाहिए कि हाँ हम अपनी प्रॉब्लम इसको बोलेंगे, फिर इससे ऊपर जाएगी, देन इससे ऊपर जाएगी, तो हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। भले ही टाइम टेकिंग होगा लेकिन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम निकालेंगे। तो इसीलिए जो है देखो, गांव की अगर हम बात करें, रूरल एरियाज में बात करें तो पंचायत आती है वहाँ पर, और अगर हम सिटीज़ की बात करें तो वहाँ पर म्यूनसिपैलिटीज़ आती है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपैलिटीज़, ये सब वहाँ पर काम करती हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली प्रोवाइडेड एट थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लेजिस्लेटर। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन होती है उन्होंने जो है लेजिस्लेचर पावर्स दे रखी हैं यूनियन गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को, और ये जो है थ्री लिस्ट बनाता है। अब देखो थ्री लिस्ट हमारी कौन कौन सी हैं। पहली लिस्ट आती है हमारी यूनियन लिस्ट। अब आपको समझ आया होगा, यूनियन गवर्नमेंट यूनियन लिस्ट बनाती है, यानी वो अपने लिए लिस्ट बनाती है कि उसे क्या क्या काम करने हैं। इट इंक्लूड द सब्जेक्ट ऑफ national importance such as defense of the country, foreign affair, banking, communication and currency। अब वो देखो क्या क्या चीज़ को वो देखेगी, उसके अंडर में क्या क्या है, बैंकिंग है, कम्युनिकेशन है, करेंसी है, फॉरेन अफेयर है, इन सब चीज़ों को, डिफेंस है, आर्मी है, ये सब चीज़ कौन देखेगा, ये हमारी यूनियन गवर्नमेंट यानी सेंटर गवर्नमेंट देखेगी। और जो अब हम आते हैं स्टेट लिस्ट में, यानी स्टेट लिस्ट जो है अपने स्टेट के लिए काम करेगा। ऊपर की लाइन क्या है, द यूनियन गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट मेंशन इन द यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट अगर आप गूगल पे फाइंड आउट करोगे स्टूडेंट, तो आपको बहुत लंबी लिस्ट मिल जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये सेंटर ये काम ये सब्जेक्ट जो है संभालती है, वो अपने लॉज खुद बना रही है, उसमें कोई इंटरप्ट नहीं करेगा। अगर कोई दिक्कत है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बोलेगा। स्टेट लिस्ट में भी सेम ऐसी है। इट कंटेन्स द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट एंड लोकल इंपॉर्टेंस सच एज पुलिस, ट्रेड, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, कॉमर्स, ये सब चीज़ों को देखो पुलिस के ऊपर उनका चल जाएगा, ट्रेड कैसे करना है, उनकी खेती कैसे चल रही है, हर एक स्टेट का अपना अलग अलग एग्रीकल्चर होता है, कैसे उसका डेवलपमेंट करना है, कैसे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है, ये कौन देखेगा, ये स्टेट देखेगा। उसकी लोकल में क्या दिक्कत है, अब मान लो यूपी है, यूपी का कोई स्टेट ले लो, यूपी का कोई डिस्ट्रिक्ट ले लो, एक्चुअली डिस्ट्रिक्ट और स्टेट में हमेशा कंफ्यूजन रहती है, तो आप बिल्कुल फ्री माइंड हो जाओ कि स्टेट बड़े होते हैं जिनके अंदर डिस्ट्रिक्ट होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की कितनी डिस्ट्रिक्ट हैं, 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, जिनको हैंडल कौन करता है, हमारे योगी आदित्यनाथ जी, ठीक है, ये हमारे सीएम हैं। तो इस तरह जो है हमारे यहाँ की प्रॉब्लम्स कौन फेस करेगा, कौन वो करेगा, हम फेस करेंगे, लेकिन इसका सॉल्यूशन कौन निकालेगा, हमारे सीएम। और सीएम के भी अंदर जो रहते हैं डिस्ट्रिक्ट, मेरे जो डिस्ट्रिक्ट के होंगे उनको मैं बताऊंगी कि हाँ मेरी ये प्रॉब्लम्स है, वो सॉल्यूशन निकालेंगे। तो लाइक दैट आपको अब समझ आ रहा होगा। स्टेट गवर्नमेंट कैन अलोन मेक लॉज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट मेंशन इन द स्टेट लिस्ट। अब स्टेट गवर्नमेंट भी यही है कि उसने अपने लॉज जो है केवल अकेले बनाया और कोई उस पर इंटरप्ट नहीं कर सकता, ठीक है। और अब हम आते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। ये जो है लिस्ट दोनों को मिला के बनती है। अब हम इसमें देखो पढ़ते हैं, इट इंक्लूड द सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट टू डू बोथ द यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट। देखो अब आ गया ना कॉमन इंटरेस्ट, दोनों का जो चीज़ें कॉमन है, दोनों की कॉमन है, कौन सी, एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिज, एडॉप्शन, सक्सेशन, ये सब चीज़ें कॉमन है। एजुकेशन सबके लिए एजुकेशन प्रोवाइड होती है, ये तो है नहीं कि एक स्टेट में होती है दूसरे स्टेट में एजुकेशन ही नहीं है। फॉरेस्ट सबके होते हैं, है ना। ट्रेड हर चीज़ हर किसी स्टेट का अपना ट्रेड होता है, ठीक है। मैरिज हर स्टेट में होती है, तो ये दोनों के हैं। Both the union as well as state government make laws on the subject mentioned in this list। और जो भी इस लिस्ट में मेंशन होगा ये दोनों गवर्नमेंट बैठ के आपस में वो लिस्ट को तैयार करेंगे और उसका वो निकालेंगी, सॉल्यूशन निकालेंगे। इफ़ देयर लॉज कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर। अब मान लो दोनों में लड़ाई हो गई, वो कह रहा है नहीं, वो कह रहा है हाँ, तो अगर लड़ाई होगी तो इसमें इस चीज़ में किसकी ज़्यादा सुनवाई होगी, इस चीज़ में बच्चों
सुनवाई यूनियन गवर्नमेंट की होगी, यानी सेंटर गवर्नमेंट की होगी। ऑल द स्टेट्स इन इंडिया डू नॉट हैव इक्वल पावर्स। अब देखो इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं कि इंडिया को फेडरल क्या बनाता है, तो इसमें ये भी लिखा है कि इंडिया के सारे स्टेट्स की इक्वल पावर नहीं होती, किसी स्टेट्स की पावर ज़्यादा होती है, किसी स्टेट्स की पावर कम होती हैं। सम स्टेट इंजॉय अ स्पेशल स्टेटस लाइक जम्मू कश्मीर। जम्मू, कुछ स्टेट्स जो हैं वो स्पेशल स्टेटस होते हैं, जिन किसके, जैसे जम्मू कश्मीर के, ठीक है, वहाँ पर आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह नहीं खरीद सकते, कुछ ऐसा वहाँ पर क्राइटेरिया होता है, ठीक है, जो वहाँ का नहीं है वो नहीं खरीद सकता प्रॉपर्टी। द टेरिटरीज ऑफ इंडिया डू नॉट हैव द पावर्स ऑफ ए स्टेट। अब देखो जो यूनियन टेरिटरीज है हमारी, ठीक है, कौन कौन सी, लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर, पांडुचेरी, लद्दाख, दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, चंडीगढ़, दिल्ली, अंडमान एंड निकोबार, मैंने सारी टेरिटरीज बोल दी। इन लोगों के पास पावर नहीं होती स्टेट की, ठीक है, इनकी अलग पावर होती है। कौन इन्हें हैंडल करता है? द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ स्पेशल पावर इन रनिंग दीज टेरिटरीज और एरियाज। सेंट्रल पावर जो है इन एरिया को देखती हैं। द जुडिशरी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंडिया इन केस एनी डिस्प्यूट अबाउट द डिवीजन ऑफ पावर्स। द हाई कोर्ट्स एंड द सुप्रीम कोर्ट मेक अ लॉज। अब जुडिशरी यानी जज, कोर्ट, ये जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे इंडिया में। अगर कोई भी डिस्प्यूट पावर के डिवीजन में हुआ तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इस मामले के ऊपर जो है डिसीजन ले। सो स्टूडेंट्स, आगे के टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जो कि कौन से हैं, हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड और डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ ग्रेट डे।